बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में आपकी स्वास्थ्य की चिंता हमारा चैनल करता है और इस चिंता को व्यक्त करने के लिए हम शहर के कुछ ऐसे डॉक्टर्स को आपकी अदालत में पेश करते हैं, आपके सामने लाते हैं और आपकी समस्याओं से उनको रूबरू कराते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर आप लोगों को कई रोगों से जुड़े हुए विशेषज्ञों को हमने बुलवाया और मिलवाया। आज जिस डॉक्टर को हम आपसे मिलवा रहे हैं वो हड्डी रोग से जुड़े हुए हैं और मित्तल हॉस्पिटल के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। डॉक्टर दीपक जैन किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज राजस्थान में उनका नाम बड़ी सुर्खियों में रहता है। उन्होंने ऐसे ऐसे दुर्लभ ऑपरेशंस किए हैं जो कई लोग भीलवाड़ा जाते हैं, कई लोग जयपुर जाते हैं, कई लोग दिल्ली और अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन वो सारे ऑपरेशंस जो वहाँ होते हैं वो आज डॉक्टर दीपक जैन अजमेर में ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर दीपक जैन एक संजीदा व्यक्ति हैं और उनके जहन के अंदर सिर्फ रोगियों के रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का भी काम करते हैं और रोगों से लड़ते भी हैं। उनने अब तक मैं समझता हूँ कि लगभग 5 से 10 हज़ार ऑपरेशंस घुटनों के कर दिए होंगे और ये ऑपरेशंस कम नहीं है। ये बहुत लंबे अनुभवों के बाद इस तरह के रोग होते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर दीपक जैन कि आप हमारे चैनल पर आए। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो डॉक्टरी का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, आप कब से कहाँ पढ़े, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से इस चिकित्सा जगत में आपका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे आए? मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है नीमच से है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, एमपी का। सो फादर फोर्सेस से थे, तो नीमच जैसे आप सब जानते होंगे कि सीआरपीएफ का बर्थ प्लेस है, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद स्कूलिंग पूरा नीमच से ही हुआ। एमबीबीएस मैंने जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन फिर अजमेर से ही जेलन मेडिकल कॉलेज से किया मैंने। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में किया, वहीं से मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलोशिप किया। उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलोशिप के लिए ही मैं जर्मनी और यूएसए गया। यूएसए में फुट एंड एंकल सर्जरी का फेलोशिप किया और लास्ट ईयर यूके में भी कुछ समय के लिए फेलोशिप के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए गया था। कमाल है आपकी इतनी योग्य। आपने देखा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर दीपक जैन जो है मित्रों अपने अनुभवों से कितने अनुभवी हैं और कितनी अच्छी उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर रखी है। आज जिस विषय पर आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, उम्र के साथ साथ हड्डियां घिस जाती हैं और हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे घुटने टिक गए हैं। हम घुटने ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी के अंदर हमने हर मोर्चे पर घुटने टेक दिए हैं और हमारा घुटने का जो दर्द है वो जाता नहीं है। लेकिन घुटने का दर्द ऐसा नहीं है जो जाए नहीं। इसके पीछे उपचार लंबा हो सकता है, ऑपरेशन भी कराने पड़ सकते हैं, लेकिन ये उपचार इसका हो जाता है और आम आदमी को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत महंगा होता है और कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कहीं बड़े, लेकिन अजमेर में ये ऑपरेशन हो रहे हैं और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे होते हैं। बहुत सहानुभूतिपूर्वक और बहुत तरीके से बड़े इत्मीनान के साथ में अजमेर के अंदर ये ऑपरेशन हो रहे हैं और आजकल तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं उस स्कीम के अंदर इतने सस्ते हो जाते हैं कि आदमी को मालूम भी नहीं चलता और ये ऑपरेशन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो है उम्र के साथ जो जोड़ों का घिसना है, जिसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये क्या है और कैसे होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का टर्म का मीनिंग है जोड़ का घिसावट। तो जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है, बचपन से ही जो फिज़िकल एक्टिविटी था बच्चों का कम होते जा रहा है, तो स्पेशली जो 40 से 60 की एज है वहाँ पे हर आदमी भाग रहा है। वो किसके लिए भाग रहा है उसको खुद को भी नहीं पता है। तो वो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि गाड़ी से मूवमेंट बढ़ गया है, पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग जो पुराने लोग किया करते थे वो बिल्कुल बंद है। तो इसलिए जोड़ों पे जो एक रेगुलर मूवमेंट चाहिए वो ख़त्म होते जा रहा है और जोड़ घिसते जा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है उम्र। पहले एवरेज एज करीब 60-65 हुआ करती थी। आजकल नॉर्मल आदमी जिसको और कोई बीमारी नहीं है 80-85 साल आराम से जीता है। तो एज के साथ सभी के जोड़ घिसते हैं और अपने भारत सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे घुटनों का घिसावट काफ़ी कॉमन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हिप का भी है, लेकिन अपने यहाँ पे घुटने का घिसावट काफ़ी कॉमन है जो सभी को हो रहा है। मेन रीज़न एज और मोटापा है। जो मोटापा आजकल काफ़ी बढ़ते जा रहा है
ये 2 रीज़न मेन है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी हो रहा है। तो स्त्रियों में ज़्यादा होता है ये रोग या पुरुषों में ज़्यादा होता है या दोनों में होता है, कॉमन होता है, किस तरीके से आप देखते हैं? दोनों में पेशेंट कैसे आते हैं? जी, दोनों में कॉमन है, सेम है। सिर्फ एक एक्टिविटी लेवल का फ़र्क रहता है कि जो मेल हैं वो बाहर ज़्यादा घूमते हैं तो उनका एक शुरू से एक्टिविटी लेवल मेंटेन रहता है, और लेडीज़ का पुराने टाइम में जो लेडीज़ थी नीचे बैठने का ज़्यादा एक चलन था, अपने घरों में प्रथा है ऐसी कि नीचे बैठ के खाना खाना, पूजा करना, तो इसलिए लेडीज़ में थोड़ा सा मेल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। बट करीब करीब अगर अपन 70 से 80 के एज ग्रुप को लें तो दोनों में सेम ही है। अच्छा, ये समस्या किस उम्र से शुरू होती है? 40 से, 45 से, 50 से, किस उम्र में आप मानते हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये 40 से 60 में शुरू हो जाती है। सो 40 के ऊपर अपने को हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी का यही सोच है कि 60-70 का हो जाऊंगा या रिटायर हो जाऊंगा तब मेरे घुटने घिसेंगे या जोड़ों का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो तब तक उतने डैमेज हो जाते हैं कि आपके पेन परसिस्ट करता है या पेन रेगुलर रहने लग जाता है। तो केयर करने का जो टाइम है वो 40 से 60 है। तो 40 की उम्र के बाद करीब करीब सभी को ही शुरू हो जाता है। जो ज़्यादा मोटे हैं या जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है उनको थोड़ा जल्दी होता है, ज़्यादा पेन होता है, बट स्टार्ट सबको 40-45 में सबको शुरू हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? मतलब कैसे मालूम चले कि अब ये बीमारी, ये जो बीमारी है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये कैसे मालूम चलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप वॉक का ड्यूरेशन है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उनका स्पीड कम हो जाएगा, वापस आएंगे तो बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर चल नहीं पाएंगे, सीढ़ी चढ़ने उतरने में पेन होगा, कभी कभी हल्का स्वेलिंग आ जाएगा। तो ये जो वॉकिंग की स्पीड, वॉकिंग का डिस्टेंस कम हो रहा है और सीढ़ी चढ़ने उतरने में या नीचे बैठने में पेन हो रहा है, ये सबसे अर्ली सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के। दोस्तों, आपने सुना, यदि आपके शरीर के अंदर ऐसा महसूस होता है कि आप चलते हैं, आपकी पहली तो आपकी उम्र 45 साल से ऊपर होती जा रही है, 50 हो गए, 60 हो गए, और आपको चलने में ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको 1-2 सीढ़ी के चढ़ने के बाद ही ऐसा लगता है कि आप वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, या आपको कभी कभी चलते चलते ऐसा लगता है कि बैठ जाओ, आगे 2 कदम भी नहीं चल सकते। इसका मतलब आपके जो घुटनों में का पेन हो रहा है वो निश्चित रूप से इस बीमारी को दर्शा रहा है। और अगर ऐसी बीमारी होती है तो आपको तुरंत इस लक्षण को पहचान कर और डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। इस के बाद में जांच कौन कौन सी होती हैं? इसमें जांच जो होती है, सबसे पहले क्लिनिकल चेकअप है। घुटने का जो हम चेकअप करते हैं उसमें सूजन पता चल जाती है क्लिनिकली चेक करके कि वहाँ पे सूजन है या घुटने में पानी भर गया है। दूसरा एक्सरे है, जो एक्सरे में हमको ये पता चलेगा कि जोड़ों के बीच में जो नॉर्मल आदमी यही बोलता है कि गैप आ गया है, गैप कम हो गया, ये फ़र्क है बोलने का, लेकिन जो गैप होना चाहिए वो दर्शाता है कि जो जॉइंट का कार्टिलेज वो हेल्दी है। तो ये जो वाइट शो किया गया है जी, ये इसकी वजह से गैप दिखता है एक्सरे में। तो अगर गैप कम हो रहा है इसका मतलब है कि आपका जोड़ घिसने लगा है और हड्डी से हड्डी आपस में टच होने लग गई है, तो ये एक्सरे में दिखाई देता है। और अगर हम पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं तो घुटने में टेढ़ापन नजर आएगा, जो पैर सीधे होते हैं उसके बजाय घुटने ऐसे टेढ़े नजर आने लगेंगे और दोनों घुटने के बीच में गैप नजर आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो एक्सरे में और क्लिनिकल चेकअप में पता चलती है कि घुटना घिसने लगा है। मोस्टली डॉक्टर साहब करते गए हैं लोग बाग, जिनकी बीमारियां ये हो जाती हैं तो उसमें आदमी क्या करता है, दर्द निवारक दवा लेगा और पेन किलर ले लेके काम चलाता रहेगा और वो बीमारी बढ़ती रहेगी। तो इसमें पेन किलर्स की कितनी उपयोगिता है, कितनी नहीं है, कितनी लेनी चाहिए, लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये एक कॉमन आदमी का यही रिक्वायरमेंट है कि सब बस एक गोली लूं और मेरा काम चलता रहे, तो वो मोस्टली पेन किलर होती हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए जी। जब भी आपको दर्द है आप लें पेन किलर्स, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले लिया उतना ठीक है। एक बार स्वेलिंग कंट्रोल हो जाए, पेन कंट्रोल हो जाए, उसके बाद उसको रोकना चाहिए। लंबे टाइम तक किसी एक डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दिया और आप उसको सालों तक प्रिस्क्रिप्शन में से एक दवाई चूज़ करके, जो कि मोस्टली पेन किलर होती है, और एक गोली से काम चल रहा है, तो ये गलत तरीका है। इस तरह पेन किलर अवॉइड करें। आपके शरीर में बाकी कॉम्प्लिकेशंस इन दवाओं से हो सकते हैं। जो घुटना घिसावट कम करने की दवाइयाँ हैं, अगर उनको समय पर लें और रेगुलर लें तो वो घिसावट आगे कम हो जाएगी। तो वो दवाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। अगर सुबह लिया अपन ने गोली और शाम को दर्द खत्म हो गया, वैसा इफेक्ट इन दवाइयों का नहीं। ये 4 से 6 महीना लेनी पड़ती हैं और इनसे धीरे धीरे घिसावट का स्पीड कम हो जाता है, रुक नहीं जाएगा। आज जो भी पेन है आपको 5 साल बाद ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो 5 साल बाद कितना बढ़ेगा वो हमारे ऊपर है कि वेट कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो घिसावट का स्पीड कम हो जाएगा और हमारे आगे की लाइफ हेल्दी रहेगी। तो पेन किलर कोशिश करें कि नहीं लेना पड़े। अगर जब भी ले रहे हैं तो ये 2 या 3 दिन लेके उसको बंद करें। देख लिया आपने, डॉक्टर साहब वही सलाह दे रहे हैं जो आपके हितकर है। यदि
आपका शरीर भारी है तो मेरी भी आपको यही सलाह है कि आप सबसे पहले आपके शरीर के भारीपन से निपटने की तैयारी करें, क्योंकि आप देखा है कि कोई 100-100 किलो, 80-80 किलो, 150-150 किलो तक के वजन लोगों के होते हैं और वो 24 घंटे, ऐसा आप ज़रा कल्पना कीजिएगा कि एक आदमी 125 किलो की बोरी या 100 किलो की बोरी का वजन लेकर अपनी पीठ पर लाद कर बराबर रात दिन घूम रहा है, कहीं भी जाना है उसे वहीं जा रहा है, तो इतना बड़ा वजन लेके घूमने से निश्चित रूप से असर तो घुटनों पर ही पड़ना है। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और इन दवाइयों के भरोसे, खास तौर से पेन किलर के भरोसे आप ना रहें। अगर 1-2 दिन का है बात तो, या आप किसी इमरजेंसी में हैं कि जहां आपका इलाज संभव नहीं है, आप ऐसी जगह हैं कि इलाज संभव नहीं है, वहाँ ले सकते हैं आप दवा, लेकिन आपका दवा लेना जो है वो वही कारगर होगा जो घुटनों के दर्द की दवा होगी। और घुटनों की दर्द की दवा डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो ऐसी होती है कि इसमें घुटनों के जो घिसना होता है वो ख़त्म नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है, और अगर थोड़ा बहुत भी आप समय लें तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़े तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें ऑपरेशन कराना एकदम से ज़रूरी हो जाता है? मोस्टली तो कोशिश यही करते हैं कि दवाओं से पेशेंट को तकलीफ़ कम की जा सके, लेकिन एक स्टेज में जहाँ पेन किलर्स या बाकी जो मेडिसिन हैं उनका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, अपने 3 से 6 महीना रेगुलर मेडिसिन लिया उससे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, आपका रूटीन लाइफस्टाइल जब अफेक्ट होने लगे, जैसे उठ के लैट्रिन बाथरूम जाना, आदमी यूरिन जाने के लिए भी सोचता है कि थोड़ी देर से जाता हूँ, या सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करने लगे कि छत पे नहीं जा रहे हैं। तो जब इस स्टेज में आ जाएं कि आप मार्केट में नहीं चल पा रहे हैं, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, घर के जो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं और एक्सरे में घिसावट है, बोन से बोन टच हो रही है, तो फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, प्राय होता यह है कि आदमी को जैसे ही ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि यार पता नहीं यह ऑपरेशन सफल होगा या नहीं होगा। भ्रांतियाँ बहुत तरीके की होती हैं, आसपास वाले लोग डरा देते हैं कि अरे अभी तो जैसे तैसे चल रहा है, अगर छेड़छाड़ करवा ली घुटनों के साथ में तो ये हो जाएगा कि चलने से भी लाचार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी डर जाता है। तो इस डर को निकालने के लिए जो भ्रम रहता है वो आप ऑपरेशन के जरिए लोगों को बताएं कि ये ऑपरेशन डरने वाली चीज़ नहीं है। क्या आप थोड़ा सा काउंसलिंग करें? ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, और ऑर्थोपेडिक में अगर आप कोई भी ऐसा ऑपरेशन माने जिसका फास्टेस्ट रिकवरी है तो वो जोड़ प्रत्यारोपण ही है। अगर आपकी एक उंगली में भी फ्रैक्चर हुआ तो 1-1.5 महीना जुड़ने में लग सकता है और आपको प्लास्टर करना पड़ सकता है 1-1.5 महीने का। लेकिन ये ऑपरेशन में हम लोग नया जॉइंट डाल रहे हैं जो स्टील का होता है, और दोनों स्टील के पार्ट के बीच में ये वाली बोन चेंज होगी, ऊपर वाला जो फीमर बोन है वो और नीचे वाली टिबिया है, इन दोनों का जो सरफेस है जो डैमेज हो गया, लाइक यहाँ पे अच्छा सरफेस है, स्मूथ है, वाइट एरिया पूरा दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल वाइट एरिया गायब हो गया है। तो इनको एक जिग आती है जिसके थ्रू कट करते हैं और उसके बाद वो स्टील का पार्ट लगाया जाता है, और ये बीच में ये प्लास्टिक का पार्ट होता है। तो ये प्लास्टिक के ऊपर वो स्टील का पार्ट मूव करता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही फास्ट सर्जरी है। सेकेंड डे से आप पूरा नॉर्मल चल सकते हैं। पूरा ठीक होने के लिए, जैसा दर्द पूरा चले जाए और आप सारा अपना घर का कामकाज कर सकें, इसके लिए सिर्फ 15-20 दिन का ही टाइम है। बट बेड रेस्ट जो लोगों के डर है कि 3 महीना बिस्तर पे रहना पड़ेगा, इस तरह का डर नहीं है बिल्कुल भी। तो आप नॉर्मली सेकेंड डे से पूरा चल सकते हैं। इवन दोनों घुटने एक साथ बदली के तो भी आप सेकेंड डे से चल सकते हैं। तो दोस्तों, आप जिसको इतनी खतरनाक बीमारी समझ रहे हैं कि आपके घुटने अगर घिस गए हैं तो ये जाने क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घुटने, डॉक्टर साहब ने जिससे बताया कि 1 दिन ऑपरेशन का और 2 दिन बाद आप चलने फिरने लग सकते हैं। तो इससे तो बेहतरीन कोई इलाज हो ही नहीं सकता कि आपके घुटने चेंज हो गए। घुटने आर्टिफिशियल है लेकिन वो रियल से की तरह काम कर रहे हैं। और इसके अंदर कोई जोखिम भी होता है कि डॉक्टर साहब, कोई जोखिम ऐसे? जोखिम जॉइंट का जोखिम नहीं है। जो वजन का भी अपन ने बात की, तो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में अपन देखें तो एवरेज आदमी का वजन 100-125 किलो है, वहाँ पे भी यही जॉइंट यूज़ होते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, अच्छी ब्रांड्स। तो जॉइंट कभी भी ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा मोटे आदमी का लोगों को डर होता है कि इसका तो बहुत ज़्यादा वजन है, जॉइंट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। 150 किलो तक का भी आदमी है तो वो जॉइंट कभी ख़राब नहीं होगा। प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और आप अगर गिर गए ऑपरेशन के बाद, तो ये हड्डी यहाँ से जॉइंट के ऊपर के हिस्से से टूट जाएगी। तो वो अगर टूट जाती है और उसके बाद स्टील का पार्ट ढीला पड़ता है तो आपको पूरा जॉइंट दोबारा चेंज करना पड़ सकता है, और वो सिचुएशन में आपको रिवीजन सर्जरी बोला जाता है कि दोबारा सर्जरी करानी पड़ सकती है। अदरवाइज़ कोई जोखिम नहीं है।
दूसरा एक होता है डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कोई और किसी को बीमारी है जिसमें उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दो चीज़ हैं कि गिर जाएं तो घुटने में डैमेज होना और एक इन्फेक्शन, ये दो चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो थोड़ा संभल के चलें। बाकी आप रूटीन लाइफस्टाइल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना, आपका घूमना फिरना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है कि आप जब चलें तो इतना सा सावधान रखें कि अगला कदम आपका कहाँ पड़ रहा है, फिसल ना जाए, फिसलन वाली जगह ना चलें। ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि कहीं गिरे नहीं, क्योंकि ऑपरेशन का अपना जो कामयाबी का स्तर है वो तो 100% है। आपका एक बार ऑपरेशन हुआ, आप 100% बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी बात है कि आप गिर गए और अगर हड्डी कहीं दूसरी जगह से टूट जाती है तो निश्चित रूप से ये खामियाजा हो सकता है कि ये केसेस बहुत कम होते हैं। रिवीजन के केस बहुत कम आते होंगे आपके पास। 1% फेलियर यूनिवर्सली अपन देखें पूरे वर्ल्ड में तो फेलियर रेट 1% तो है। सो 1% का रिस्क लेने के लिए अपन 99 पेशेंट्स को तकलीफ में छोड़ दें जी। कि 1% का रिस्क है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम अच्छा सोचें कि हम उन 99% में हैं और हमारा सर्जरी सक्सेसफुल होगा और आराम से बिना डर के कराएं। तो इस रोग के अंदर मतलब जो क्या एडवांसमेंट आया है, मतलब इसमें आपकी टेक्निक्स, जो ऑपरेशंस की टेक्निक्स हैं, उनमें कैसे आप संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है, जैसे अमेरिका में जो हो रहा है प्रत्यारोपण, यहाँ हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, भीलवाड़ा में हो रहा है, इसमें कहीं अलग अलग अंतर है या जो मित्तल हॉस्पिटल में हो रहा है वही सब जगह हो रहा है? टेक्निक्स जो है वो एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक है, जो भी पर्सन कर रहा है वो स्टैंडर्ड टेक्निक फॉलो करता है। तो आप चाहे अमेरिका में कराएं, चाहे इंडिया में कराएं, चाहे किसी भी सिटी में कराएं, वो टेक्निक सेम है। उसका एक स्टैंडर्डाइज जिग आता है जिसके थ्रू बोन्स कट की जाती हैं। तो कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी जगह करा सकते हैं। अब नई जो तकनीक्स आई हैं उसमें ये कि जैसे पहले पूरा घुटना बदली होता था, अब हाफ, अगर किसी का किसी चोट की वजह से आधा घुटना डैमेज हुआ है एक साइड का, तो वो आधा घुटना भी बदली किया जा सकता है। कुछ सालों से वो रिप्लेसमेंट भी आ गया ताकि आपका पूरा जोड़ बदली नहीं हो, जो नेचुरल पार्ट है उसको बचा लें और ख़राब पार्ट को रिप्लेस करें। कुछ नई जो इंस्ट्रूमेंटेशन नए या अपन टेक्निक बोले नई आई हैं, उसमें रोबोटिक सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम आया है, जिनमें अगर कोई पुराना फ्रैक्चर है, हड्डी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, तो ये नेविगेशन सिस्टम और रोबोटिक सिस्टम सर्जन्स को, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है और वो सर्जन को हेल्प करता है प्रॉपर बोन को सीधा कट करने में और जॉइंट को अच्छी पोजीशन में फिक्स करने में, ताकि आपका पैर वापस से सीधा हो जाए और आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो। डॉक्टर दीपक जैन, आप मुझे ये भी बताएं कि क्या आपके मित्तल हॉस्पिटल में जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप ऑपरेशंस करते हैं, आए हैं, क्या यहां वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व स्तर के कहीं भी किसी भी बड़े अस्पतालों में होती हैं या कुछ कमियां हैं यहाँ? कमी सिर्फ एक रोबोटिक सिस्टम का है जो अजमेर में नहीं है, जयपुर में भी एक आध जने के पास ही है। सो वो लेकिन हर एक पेशेंट के लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जिनके बहुत ज़्यादा डिफॉर्म जॉइंट हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं या पुराने चोट की वजह से हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई, वहाँ पे रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हर एक पेशेंट को रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स मीडिया में, अखबारों में या फिर दूसरे जो मीडिया हैं उनमें पढ़ के जाते हैं कि साहब हम रोबोटिक सिस्टम से कराएंगे, कोई बोलता है लेज़र से कराएंगे, कोई बोलता है नेविगेशन से कराएंगे। ये सब हर पेशेंट के लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सब मित्तल हॉस्पिटल में आईसीयू बैकअप, कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा एनेस्थेटिस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्लीन एनवायरनमेंट, ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्जरी के सक्सेसफुल होने में। सो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं अजमेर में और उस हिसाब से हम ध्यान रखते हैं कि कोई पेशेंट का इन्फेक्शन नहीं हो। अभी तक मेरा एक भी जॉइंट रिप्लेसमेंट इन्फेक्ट नहीं हुआ है। कमाल कमाल, बहुत बधाई हो आपको। मैं एक और मतलब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने, एक तो आप कब से ऑपरेशंस कर रहे हैं और यहाँ कब से ऑपरेशंस हो रहे हैं? मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि आप आए हैं तभी से ऑपरेशन शुरू हुए हैं। तो मेरे को करीब आके 18-19 साल हो गए जब से हॉस्पिटल शुरू हुआ, तभी से मैं अजमेर में हूँ 2005 नवंबर से। और फर्स्ट सर्जरी हम लोगों ने 2005 में ही किया था, तो तब के फॉलोअप हैं। तो अभी मेरा इजी तरीका यही रहता है कि अगर कोई नया पेशेंट आता है और उसको अगर कुछ क्वेरीज़ हैं जो डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछ पा रहा है, तो वो पुराने पेशेंट्स के पास भेजता हूँ कि आप मिलें उनसे और वो बताएंगे कि कितने साल जोड़ चल रहा है। तो जो डर है कि 10 साल में ख़राब हो जाएगा या 10-12 साल बाद अपने आप ही ख़राब होकर दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आजकल जो ये जॉइंट के अंदर जो प्लास्टिक डलता है बहुत अच्छा क्वालिटी का हो गया है, तो 25-30 साल आराम से चलता है। और अगर आप पुराने पेशेंट से मिलें तो आप कन्विंस हो पाएंगे इजीली कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से उनकी लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क आया और वो कितने खुश हैं।
बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे कार्यालय में आए और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो मित्रों, आपने देखा कि ये जो बीमारी, आप ये समझ रहे हैं कि घुटनों की बीमारी बहुत लंबी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया, जरा सा भी दर्द आपको महसूस होता है और आप ये महसूस करते हैं कि आपकी घुटने की तकलीफ कहीं आगे बढ़ सकती है, तो आप डॉक्टर दीपक जैन से संपर्क करें। निश्चित रूप से वो सही राय देंगे आपको। और ये आप मानकर चलिए कि जो अर्थ प्रधान युग है, जिसके अंदर पैसा कमाने की जो विद्या टेक्निक चली है, वो कम से कम मैं डॉक्टर दीपक जैन के बारे में कह सकता हूँ कि उनका पैसा कमाने में कोई रुचि नहीं है। वो बेहतरीन सुविधाएं देकर और पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं। आज इतना ही, कल अगली मुलाकात फिर किसी अन्य डॉक्टर के साथ होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।